चालू कारोबारी साल में अब तक इनकम टैक्स से जुटाई गई रकम पिछले साल के मुकाबले करीब दोगुने तक पहुंच गई है और एडवांस टैक्स का आंकड़ा तो 146% को भी पार कर चुका है। ऐसा लगता है कि लोग अब बढ़ चढ़कर इनकम टैक्स चुकाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इस इनकम टैक्स चुकाने की कोशिश में आपके ऊपर इनकम टैक्स बोझ ना बन जाए, यही हमारी कोशिश है हमारे शो की। नमस्कार, आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में आपको किस तरीके से कानून के दायरे में रहकर आप टैक्स बचा सकते हैं, इसके लिए हर बार हमारे पास टैक्स एक्सपर्ट होते हैं जो आपको सुझाव देते हैं। और इस बार के टैक्स एक्सपर्ट हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और बताऊं कि हर शो में मुकेश पटेल साहब अपनी तरफ से एक रिसर्च करके आते हैं जो आपके लिए बेहद काम का होता है, वो आपको बताऊंगा। इसलिए अगले आधे घंटे तक आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि इस शो में बहुत कुछ बताने वाला हूं। मिसाल के तौर पर, अब देरी से नहीं आएगा स्क्रूटनी का नोटिस। असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक भेजना होगा नोटिस। अगर आप पीपीएफ में निवेश से टैक्स और ब्याज में छूट का फायदा जिंदगी भर उठाना चाहते हैं तो क्या है इसका नियम? अगर आपने सामान खरीदने पर चुका दिया है जीएसटी, लेकिन सामने वाले ने नहीं की है पेमेंट, तो फिर कैसे आपको मिल सकती है राहत? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मुकेश पटेल साहब, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है आपको स्क्रूटनी के नोटिस को लेकर के। इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के बीच में कौतूहल होता है। कई बार काफी देरी से इनकम टैक्स स्क्रूटनी के नोटिस आते हैं, लेकिन अब नई जो बात है वो क्या है इसमें? अब ये माना जा रहा है कि स्क्रूटनी के नोटिस जो है आने में बहुत देर नहीं होगी। असेसमेंट ईयर खत्म होने से 3 महीने पहले तक हर हाल में भेजना होगा। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये जो नया नियम है ये 2021 के बजट में ये आया है और फाइनेंस एक्ट पास होते हुए सेक्शन 143(2) में जो अमेंडमेंट किया गया है उसके तहत प्रावधान ये किया गया है। अगले साल तक क्या होता था कि आपको ये नोटिस असेसमेंट ईयर पूरे होने के बाद 6 महीने के अंदर आपको मिल सकता था। तो 6 महीने तक आपको ये सस्पेंस रहता था कि मेरे केस में स्क्रूटिनी होगी या नहीं होगी। अब ये 6 महीने का नियम जो माना आप आमतौर से सितंबर तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, इस साल से अब 30 जून, और ये हमने खास इसलिए आज के शो में लिया है क्योंकि 30 जून आ रही है। अब समझिए कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष उसका जिसका असेसमेंट ईयर है 2021, उसका रिटर्न आपने भरा तो वो जो असेसमेंट ईयर 2021 एंड हुआ उसके 3 महीने के अंदर माना 30 जून 2021 तक आपको उसकी नोटिस मिल जानी चाहिए। माना अगले कुछ दिनों में अगर 30 जून तक आपको स्क्रूटिनी की नोटिस नहीं मिलती है तो आप इत्मीनान से सुकून से सो सकते हैं, चैन की नींद। पूछना चाहूंगा, चूंकि आपने असेसमेंट ईयर का जिक्र किया, तो क्या यह सिर्फ इसी असेसमेंट ईयर के लिए है या फिर आने वाले सभी असेसमेंट ईयर के लिए कानून लागू होगा? सभी, ये कानून जो बन गया है वो इस साल से शुरू होता है और जब तक इसमें और कोई सुधार न हो यही कानून बना रहेगा। माना हर साल 30 जून तक आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे केस में स्क्रूटिनी है या नहीं। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। टैक्स पेयर्स बिल्कुल नॉट मच इन अच्छी बात है सस्पेंस और राहत की बात है। कई बार पुराने मामले में आ जाता है, नोटिस देरी से आता है तो आपको याद रहता है, नहीं रहता है, लेकिन जब तक नहीं आता, जैसा कि आपने कहा, एक टेंशन बनी रहती है कि कब आ जाए नोटिस। लेकिन अब आपको अगर नोटिस नहीं आती है 30 जून तक, तो मानिए आपकी स्क्रूटनी की नोटिस नहीं आने वाली है। लेकिन अगर नोटिस आ भी जाए, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो बताइएगा। मुकेश पटेल साहब हमारे साथ हैं और भी टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। आपको उस नोटिस का जवाब कैसे देना है, उससे कैसे निपटना है, ये सारी जानकारी आपको टैक्स गुरु में दी जाएगी। तो एक काफी अहम जानकारी। आने वाले शो में एक दो और ऐसे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे मुकेश पटेल साहब से, लेकिन इस बीच कई सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं। एक राजस्थान के बांसवाड़ा से अशोक पांड्या जी हैं। अशोक जी, बताइए क्या उलझन है आपकी? मेरा सवाल ये है कि मैंने मेरे पिताजी से 25 लाख की लोन, हाउसिंग लोन, सालाना 8% की ब्याज से ली थी। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में लिक्विडिटी कांस्टेंट होने की वजह से मैं ब्याज नहीं चुका पाया, मगर मेरे पिताजी जो सीनियर सिटीजन है वो अपने आईटी रिटर्न में ये ब्याज के आय दिखाने वाले हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस 2 लाख का डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत ईयर 2021 के मेरे रिटर्न में क्लेम कर सकता हूँ? वाह,
ये तो बहुत ही आपके रोचक पिताजी सवाल। बड़े कड़क हैं कि आपने जो लोन लिया उस पर जो है उस पर ब्याज नहीं चुकाया, तो इस बात के तगादे भी आ गए। उन्होंने अपने रिटर्न में दिखाने की कोशिश भी की है। मुकेश पटेल साहब, दिलचस्प सवाल है, क्या जवाब होगा आपका? हाँ, बहुत दिलचस्प सवाल है और ये घर घर का सवाल हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी से इसी अगर बैंक है तो वो छोड़ेगी नहीं, वो तो आपसे मांग ही लेगी। अब पिताजी है, पिताजी ने कहा कि भैया तुम्हारे को तकलीफ है, तुम मुझे ब्याज मत दो, बाद में देना। सो वो हमें ये छूट दे रहे हैं। पर पिताजी इज अगेन फेयर माइंडेड कि वो अपने केस में वो इनकम दिखा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि वो कभी तो मुझे मिलेगा। अब सवाल ये है कि अशोक जी इसको इसकी छूट ले सकते हैं या नहीं, डिडक्शन ले सकते हैं या नहीं। तो लक्ष्मण जी, इसका जवाब ये है, सब दर्शकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जरूर मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में द लैंग्वेज इज इंटरेस्ट पेबल ऑन हाउसिंग लोन। इंटरेस्ट पेड ऐसा कहीं नहीं है। माना आपने साल में इंटरेस्ट किसी को पे नहीं किया है, पर पे करने की आपकी जिम्मेवारी है, वो सामने वाला भी कबूल करता है। तो इन दैट केस 1 साल क्या, आपके पिताजी आपको 5 साल तक भी छूट दें तो आप अपने केस में जरूर क्लेम कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट इट इज पेएबल। तो ये पेएबल एंड पेड, ये शब्दों का जो आपने बताया ना, ये रिसर्च, ये हमारे दर्शकों को बहुत काम में आएगा लक्ष्मण जी। बिल्कुल। तो अशोक पांड्या जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको भी इसमें छूट मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब के साथ ही मुकेश पटेल साहब, कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने बच्चे को लोन दिया है उनसे ब्याज मांगना शुरू कर देंगे। फिर अगर आपके पास सवाल आएगा तो उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं, रहिए। ऐसा है खैर, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी, अगर जी। अगर अगर आपको छूट चाहिए तो ब्याज देने का जिम्मेवारी स्वीकार करना है। यू कैन गेट इंटरेस्ट फ्री लोन, देयर इज नो प्रॉब्लम, स्वीकार बट देन करना। देयर इज नो डिडक्शन। जी, चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया है उत्तराखंड के रुद्रपुर से। ये है राकेश कुमार जी, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपके? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, ऐसा है कि मेरे अंकल हैं जी, तो उनके पास वो एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, 2 साल उनके रिटायरमेंट को बचते हैं। जी, तो सर उनके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड ठीक है। प्रॉपर्टी है जिसके लिए उनको पूरी की पूरी जो उनको एचआरए मिलता है वो पूरी उनकी इनकम में ऐड हो जाता है सर। जी, जी। दूसरा उनका क्या है, उन्होंने पिछले साल एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था सर। इसलिए किया था कि चलिए कुछ रेंटल इनकम आ जाएगी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन वो जी। हुआ क्या है कि वो तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी ना, तो वो खुल ही नहीं पाया और वो पूरा जो है बेकार हो गया इन्वेस्टमेंट उनका पूरा। जी, तो अब ये है सर कि वो तो इन्वेस्टमेंट उनका जीरो ही हो गया एक तरह से। जी। तो अब उसमें ये है कि क्या वो जो उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी क्या डीम टू बी लेट आउट करके, क्या उसके ऊपर भी कुछ एचआरए डीम टू बी लेट आउट करके क्या उसके ऊपर कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या, रेंटल इनकम मानकर सर? दो चीजें हैं राकेश जी। अगर ये प्रॉपर्टी का उनको पोजेशन ही नहीं मिला है, कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्होंने बुक की और उनको पोजेशन ही नहीं मिला है, जब तक इट इज नॉट रेडी टू यूज, तब तक तो इसकी कोई नोशनल या डीम्ड इनकम गिनी नहीं जा सकती है। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए आपको एक बार पोजेशन मिल गया है, आपने थोड़े अरसे के लिए रेंट पर दिया और फिर ये रेंट आपको नहीं मिल पा रहा है या कोई टेनेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप वेकेंसी अलाउंस भी क्लेम कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होती, माना आपकी 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको याद होना चाहिए था कि 2019 के फरवरी के बजट में पीयूष गोयल जी ने अनाउंस किया था कि अब 2 रेसिडेंशियल हाउसेस की भी नोशनल जो वैल्यू होती है, एनुअल वैल्यू, वो नील रहेगी। तो रेसिडेंस होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कमर्शियल के लिए मैंने